अगले सेशन की तरफ जिसकी तरफ हम अब बढ़ रहे हैं वो उन लोगों के साथ है जो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और मैं अब इस नए सेशन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संजीव अग्रवाल जी का। आप सीएमडी है सेज ग्रुप इंदौर और भोपाल के। संजीव अग्रवाल जी एजुकेशन और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, इसके साथ साथ अब हॉस्पिटल का निर्माण भी आपका ग्रुप करवा रहा है। बहुत बहुत बधाई उसके लिए आपको। इसके साथ साथ परोपकार के काम में भी आप शामिल रहते हैं। इन्होंने एजुकेशन को एक तरह से सेवा का माध्यम बनाया है और इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में अब तक लगभग 15,000 लोगों को उनका घर दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मंच पर। मेरे सहयोगी आसिफ शेख इस वक्त मंच पर हैं, वो इस सेशन को होस्ट करेंगे। साथ ही शाहबाज को भी अब मंच पर बुलाना चाहते हैं, वो आसिफ का सहयोग करेंगे। और मंच पर हम आवाज दे रहे हैं अब मिस्टर नीलेश मुंद्रा को। बहुत बहुत स्वागत नीलेश जी आपका। 20 वर्ष पुरानी छत्तीसगढ़ की कॉपर कोटेड MS वायर और HB वायर बनाने में अग्रणी कंपनी TM इंडस्ट्री के नीलेश मुंद्रा रायपुर छत्तीसगढ़ में एक ऐसा नाम है जो 2008 में अपनी पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े और अपनी युवा सोच और अदम्य मेहनत के साथ अपने इस व्यवसाय को क्षितिज की ओर ले जाने का निरंतर प्रयास भी किया और उसमें सफल भी रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ साथ मैं मंच पर अब आमंत्रित करना चाहता हूं असगर गोधरावाला साहब को। बहुत बहुत स्वागत है असगर जी आपका। महाराष्ट्र पुणे की सुपीरियर हाइड्रोलिक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं असगर गोधरावाला जी। लेकिन डायरेक्टर बनना इतना आसान नहीं होता, किसी कंपनी को खड़ा करना इतना आसान नहीं होता। और मैं ये जरूर बता देता हूं गोधरावाला साहब के विषय में कि जो शुरुआत हुई इनकी वो 8 बाई 8 की खोली से हुई थी। एक छोटा सा मकान था, एक छोटा सा घर था और खुद जो है जो शुरुआती जिम्मेदारियां हर परिवार की कंधों पे जब किसी युवा के आती हैं तो फिर काम भी करना पड़ता है। तो उस लिहाज से नौकरी भी की, काफी दिनों तक नौकरी करते रहे, लेकिन फिर लगा कि कुछ और बड़ा कर सकते हैं, कई लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो कभी खुद की जो सैलरी थी वो लगभग 200 रुपए प्रति महीने के आसपास थी, मैं ठीक हूं अगर गोधरावाला साहब तो। और अब कई लोगों को रोजगार भी आप उपलब्ध करा रहे हैं। कई विदेशी जो कंपनियां हैं उनके साथ इनकी जो कंपनी है सुपीरियर हाइड्रोलिक प्राइवेट लिमिटेड, वो बड़ी विदेशी कंपनियों को अपनी सेवाएं दे रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं मंच पर शाहबाज को भी बुलाना चाहता हूं, आसिफ का सहयोग करेंगे इस पैनल की शुरुआत के लिए। आसिफ और शाहबाज आप मंच संभालिए। बहुत शुक्रिया राम, बहुत धन्यवाद आपका। और इस पैनल में मजबूती के लिए स्टील को जाना जाता है, तो स्टील जैसे एक पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। सोने सी चमक रहे तो गोधरावाला साहब हमारे साथ हैं। और बच्चा पढ़ेगा तो ही आगे जाके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे जाएगा या कुछ नया करेगा, उसके लिए संजीव सर हमारे साथ हैं। तो बड़ा यूनिक सा कॉम्बिनेशन है, बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। पैनल की शुरुआत करते हैं। मैं चर्चा शुरुआत करता हूं सीनियर मोस्ट हमारे पैनलिस्ट के साथ। संजीव सर, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज हम जिस मंच पर बैठे हैं 130 करोड़ भारतीय आपको इस वक्त सुन रहे हैं, 4 चैनल्स पर इस वक्त आप देखे जा रहे हैं। पहला सवाल मेरा चूंकि बिल्डिंग न्यू इंडिया को लेकर ही है, तो मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूं कि एजुकेशन, हालिया बदलाव, एजुकेशन पॉलिसी, उन सबको एक शिक्षाविद के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? और सुझाव मैं हमेशा आपसे लेता रहता हूं, आज भी मैं आपके सुझाव के साथ इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। सर, सबसे पहले मैं ZTV को धन्यवाद दूंगा। बिल्डिंग न्यू इंडिया बहुत ज़रूरत है। हमारे मोदी जी ने भी ये सपना देखा है, हर भारतीय ने एक सपना देखा है कि नया इंडिया बनाना है और बना के रहेंगे। और शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हुई, आपने जो बोला नई शिक्षा नीति, 70 साल बाद हमें शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव करा और करना की ज़रूरत बहुत टाइम से थी। आज हम वेस्टर्न कंट्रीज जो कहते हैं डेवलप कंट्रीज से क्यों पीछे थे कि हमारी शिक्षा नीति वैसी नहीं थी। हम बच्चे को रटाते थे। मैंने खुद इंजीनियरिंग करी है, फॉर्मूले रटता था, संस्कृत रटता था, रट रट के याद करता था, टॉपर हो जाता था मैं। अगर मुझे उस टाइम स्किल सिखाई होती, जैसे बीइंग मैं रियल एस्टेट में बिल्डर का काम भी कर रहा हूँ, एजुकेशन भी हूँ, इंफ्रा में भी काम कर रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अगर मुझे उस टाइम रियलिटी में प्रैक्टिकलिटी स्किल सिखाई होती
तो मैं आज और ऊपर होता, स्किल आती मुझे। अब जो न्यू शिक्षा नीति आई है इसमें स्किल पे वर्क करा गया है। आपको फ्रॉम 8th, हमारा जो सेज इंटरनेशनल स्कूल है हमने इमीडिएटली अडॉप्ट करा, और फ्रॉम 8th, बल्कि मैं तो कहूँगा आफ्टर 5th ही हमने 6th क्लास से ही उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू बच्चों की कर दी है। हमने इंडस्ट्रीज से बहुत सारे जो टाई अप करके कि भाई इंडस्ट्री वाले हिसाब से अपना पढ़ाएं। सेज यूनिवर्सिटी में हमने आते ही बच्चों को, जैसे कोई बड़ी इंडस्ट्री है उसके साथ हमने टाई अप कर दिया कि साहब 10 सब्जेक्ट है, 4 आप पढ़ाओ, 6 हम पढ़ाएंगे, और फर्स्ट डे से ही उनकी नौकरी लगती है कि नौकरी आपको 10 लाख का पैकेज है, परंतु पूरे आपको 8 सेमेस्टर क्लियर करना है और यू गेट द जॉब, और दे गॉट द जॉब। तो शिक्षा नीति ने तहलका मचा दिया। साहब आने वाले समय में रिवोल्यूशन आ गया चुका है अपने देश में, और हम बहुत बहुत अच्छा करके दिखाएंगे हमारी एजुकेशन। मतलब एक इंजीनियर, एक शिक्षक कह रहा है कि जहां हम जा रहे हैं सही दिशा में जा रहे हैं। 100% बहुत अच्छा, बस ये बना रहे। ये तो बड़ा डर रहता है इस देश में, थोड़ा सा चीज़ें बदलती बहुत जल्दी जल्दी है। हाँ। कुछ बदला, पूरा मौसम बदला तो चीज़ें बदल गई। तो वो अगर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आने वाले समय में हमारे देश को बहुत ऊपर लेके जाएगी। ठीक है, देश को ऊपर ले जाने की बात कही जा रही है और मुल्क को ऊपर आना भी चाहिए, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि हम सब लोग मिलकर एक नए भारत का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, और सबसे अहम बात जो मैं कहना चाह रहा था इसी आसिफ की बात को आगे लेते हुए कि 4 चैनल भले ही है, लेकिन हमको इस वक्त 138 कंट्रीज़ के अंदर देखा जा रहा है। तो सबसे बड़े नेटवर्क पर इस वक्त आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। असगर गोधरावाला जी, मैं आपकी जब पर्सनैलिटी देखता हूँ और आपकी जो बायोग्राफी में देखता हूँ, या कभी भी आपसे जब कभी बात करने का मौका मिला है, आज मैं आपसे पर्सनली रूबरू हुआ हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि जब शुरुआत की थी, एक शुरुआत 8x8 की खोली से शुरू हुई और आज इतनी बड़ी शख्सियत बन गई है। मैं चाहूँगा कि कैसा वो एक्सपीरियंस है और कैसे आप उस चीज़ को डिलीवर कर पा रहे हैं। देखिए साहब, मुश्किलात तो हर इंसान को आती है, और जैसा अभी मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ यहाँ पे भी है कि बहुत जन ज़ीरो से ऊपर उठ के आए हैं। तो मैं भी वैसा ही एक इंसान हूँ जो ज़ीरो से स्टार्ट करके आज यहाँ तक आया हूँ। तो अगर हमारे में पेशेंस है, काम करने की लगन है, तो हम डेफिनेटली हर इंसान हर चीज़ वो कर पाता है जो हम दूसरे में ढूंढते हैं। अगर हम हमारे में कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हमें कुछ करना है, हमें बिजनेस करना है, हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हम दूसरे में हमेशा नुक्स ढूंढते रहते हैं, हम हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम को बदनाम करते हैं, हमारे देश को बदनाम करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं दिया, ऐसा नहीं था, ये पॉलिसी गलत थी। अगर हम हमारे इसमें ही झांक के देखें हम क्या करेंगे, हमने हमारे देश के लिए क्या किया, हमने हमारे सोसाइटी के लिए क्या किया, तो डेफिनेटली हमें हमारा आंसर मिलेगा। और हर इंसान, कोई भी बड़ी मुश्किल नहीं है, डेफिनेटली संघर्ष है, तकलीफ होती है, पर नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, उसे कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। देर है पर अंधेर नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही असगर साहब ने। उन्होंने कहा आप शिकायत हमेशा ये करते हैं, हमेशा आपको शिकायत रहती है, देश ने क्या किया, समाज ने क्या किया। आप खुद से पूछिए, आपने क्या किया देश के लिए, आपने क्या किया समाज के लिए। आप करेंगे समाज के लिए, देश के लिए करेंगे, सब मिलकर करेंगे, तो उसके बाद फिर आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी ने मेरे लिए क्या किया। बहुत बहुत वाज़ेह फरमाया आपने। मैं सर लौट रहा हूँ आपके पास। नीलेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, यंग, एनर्जेटिक, और एक सवाल भी बिल्कुल स्टील सी मजबूती सा। जब बिल्डिंग न्यू इंडिया की बात होती है तो विचारधारा वो एक अलग चीज़ है, और इंफ्रा और हार्ड कंक्रीट स्टील वो एक अलग चीज़ है। देश में स्टील प्रोडक्शन, एमएसएमईज और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को आप इस वक्त कहाँ देख रहे हैं, और आगे आने वाले, अगर मैं 5 साल में ये कहूँ कि नीलेश जी अगले आने वाले 5 साल में इस इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं, तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू सर। आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जी न्यूज़ को थैंक यू करूँगा, जी मीडिया की पूरी टीम को। आपने आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ बुलाया। थैंक्स अ लॉट टू ऑल योर टीम। आपके क्वेश्चन है उसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि जो स्टील हब है, हम उसे स्टील इंडस्ट्री नहीं कहते, इट्स अ स्टील हब, क्योंकि आज के डेट में इंडिया से चाइना स्टील एक्सपोर्ट हो रहा है, इट्स नॉट इम्पोर्टेड। 2 years बैक, 3 years बैक हम चाइना से स्टील इंपोर्ट कर रहे थे, और आज आप प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, यू जस्ट कंपेयर इट इन द लास्ट 1.5 year,
वी आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया टू चाइना. ये बहुत दिलचस्प बात आपने कही। तो वहां स्टील की डिमांड बढ़ रही है इसलिए वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, या क्वालिटी इतनी बेस्ट है हमारी? देखिए सर, चाइनीज आइटम को तो हमको पता है वो सुबह से शाम तक भी चलेगा, पता नहीं, तो वो इंडिया वाला इतना बेस्ट है कि चाइनीज खुद यहाँ से मंगा रहे हैं क्या? सर चाइनीज़ वाले बहुत शातिर हैं. वो स्पंज आयरन जो रॉ मटेरियल है ना, उसका जिससे पोल्यूशन नहीं हो वहाँ पे, वो चीज़ वो यहाँ से एक्सपोर्ट करके ले जा रहे हैं. दे आर वेरी क्लेवर दैन इंडियंस. वो बिलेट्स ले रहे हैं, स्टील्स ले रहे हैं, टीएमटी ले रहे हैं, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट का एक दो बैक प्रोडक्ट है सेमी फिनिश्ड, वो लेके जा रहे हैं और उसका वो फिनिश बना रहे हैं. दे आर नॉट माइंड से रिलेटेड, उसमें उन लोग वर्क नहीं कर रहे हैं ताकि पॉल्यूशन बढ़े. सो इट्स बेटर कि हाँ चलो हमको व्यापार मिल रहा है इंडियंस को. वी आर वेरी हैप्पी. स्टील इंडस्ट्री में बहुत अच्छा बूम आया है लास्ट 2 इयर्स में. जहाँ आज से 2 साल पहले हम बात करें 30 रुपीज़ kg में टीएमटी जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो मिलता था. स्टील्स नेल्स वगैरह रहते हैं 40-45 रुपीज़ kg में मिलता था. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रिटेल मार्केट. बट आज के रेट पे इट्स 1.5 टाइम्स हाई. आज के रेट पे टीएमटी इट्स 50 to 55 रुपीज़ पर kg. एंड नेल्स जो लगता है सेंटरिंग वायर नेल्स, ये सब 60 to 65 रुपीज़ पर kg में मिल रहे हैं. अपन टन में बात करें तो 60,000 रुपया टन, तो 1.5 टाइम्स हाइक हुआ है. तो इट्स वेरी गुड. इंडस्ट्री ग्रो कर रही है. और एमएसएमईज की बात करूं, आई बिलोंग फ्रॉम एमएसएमई इंडस्ट्री. तो 30% जीडीपी का जो है इंडिया का एमएसएमईज करती है उसमें भागीदारी. तो इट्स वेरी गुड. एमएसएमईज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए हैं इन लास्ट 2 इयर्स. कोविड आने के बाद आप ओवरड्राफ्ट सीसी में ले लो, 1% का बेनिफिट मिलता है उन्हें लोन में, सब्सिडी मिलती है इंटरेस्ट. अगर वो 8% में ले रहे हैं तो उनको 7% कैलकुलेट होता है. और एमएसएमईज को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन होता है. आज मैं किसी को मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ गवर्नमेंट में, मुझे अगर 15 डेज से लेट पेमेंट मिल रहा है तो एमएसएमई में एक ऐसा एक्ट है, अगर 45 डेज से ज़्यादा लेट हो जाए तो गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट लगा के पेमेंट करती है. दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस इंडस्ट्रीज कि हाँ चलो हमको गवर्नमेंट हेल्प कर रही है. वी आर वेरी हैप्पी विथ ऑल दिस पॉलिसीज एंड वी फील प्राउड कि चलो यार हम इंडियन हैं और सरकार हमको हमारे बारे में सोच रही है. यही चीज़ अच्छी होनी चाहिए क्योंकि मुल्क को आगे बढ़ाना है तो सभी को मिलकर साथ चलना होगा. आपने बहुत अहम बात कही है संजीव जी, क्योंकि बात एजुकेशन की भी हो रही है, स्टील की भी हो रही है, बट अब हम देख रहे हैं पावर की बात अगर कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा. अभी हमने हाल ही में देखा था कि कोयले की किल्लत की कई मरतबा बातें आई थी और उसके बाद कहा गया कि कई बार प्रोग्राम्स बने हैं कि भाई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी. पावर सेक्टर को लेकर आगे क्या प्लानिंग्स है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट के अंदर हम खास तौर पर देखें तो इस वक्त पावर कब से सबसे ज़्यादा बूम कर रहा है. देखिए, ये मेरा फील्ड नहीं है पावर, तब भी मुझे लगता है कि होता कुछ है दिखाया कुछ और जाता है. पहले पढ़ते थे 3 दिन का कोयला खाली है, 4 दिन का होते होते वो न्यूज़ आज 20 दिन हो गए. तो चीज़ें अलग तरह से चल रही हैं, परंतु समय अच्छा आने वाला है, मुझे पक्का विश्वास है. क्योंकि अब अवेयरनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है हमारे देश की. हमें बहुत प्राउड फील होता है कि मोदी जी, गडकरी जैसे हमारे साथ, नितिन गडकरी साहब आज जैसे लोग हमारे साथ हैं जो देश को हर तरीके से समझ रहे हैं और चीज़ों को लेके आगे जा रहे हैं. मेरी इंफ्रा कंपनी है, इलेक्ट्रिकल इंफ्रा कंपनी है मेरी, जो मैं पूरे सेंट्रल इंडिया में पूरा काम कर रहा हूँ. उसमें इंफ्रा को लेके बहुत काम हो रहा है. हमने रेलवे का भी काम करे, हमने बहुत सारे सब स्टेशंस को डेवलप करे हैं. तो फंड तो बहुत आ रहा है. अभी 7,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को मिला है. हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब जाके दिल्ली से लेके आए हैं कि पूरे मीटर्स बदल रहे हैं. तो वर्क तो बहुत हो रहा है. आने वाला समय बस 2-4 साल और इसी पेस पे चलता रहा बस. अभी मैं सर बोल रहे थे कि 1.5 गुना रेट हो चुके, तो डर भी लगता है. हमने जो ठेके लिए थे वो पुराने रेटों से लिए थे और 1.5 गुना रेट हो गए, तो अब कंप्लीट कैसे करें. तो थोड़ा सा स्थिरता भी चाहिए, या गवर्नमेंट को उस टाइप से प्लान बनाना पड़ेगा कि अगर रेट बढ़ना है, पूरे मेटल के पूरी तरह से रेट बढ़ रहे हैं तो रोकना तो कहीं पड़ेगा. संजीव सर, हाल ही में एक हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं भोपाल का, सरिया तो उसमें भी लगेगा. तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि जब हॉस्पिटल ला रहे हैं साहब, तो वो कोई कमरा तो है नहीं, तो जाहिर बात है कि वो कॉस्ट पर उस पर बात आ जाती है. मैं उस पर आऊँगा सर आपके पास, लेकिन असगर साहब आपके पास आता हूँ. असगर साहब, सोना हमारे देश में
प्राइमरी इन्वेस्टमेंट, और जिसे हम कहते हैं कि छोटे आदमी का इन्वेस्टमेंट अगर कुछ दिमाग में आता है उसका, तो वो सोने पर कोशिश करता है कि इन्वेस्ट कर ले। लेकिन सोना कितना प्योर है या कितना उसमें मिलावट है, इसको लेके आप एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, क्यूआर कोड। जी, सवाल मेरा आपसे ये सर, ये कैसे होगा कि हम एक क्यूआर कोड के जरिए से जान सकेंगे, वो भी तब इस देश में जबकि इस देश में ज्यादातर सोना जो बिकता है और जो खरीदा जाता है वो हॉलमार्क नहीं होता है। आज भी लोग सोना खरीद लेते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो कितना प्योर सोना खरीद कर पहन रहे हैं या कितनी उसमें इंप्योरिटीज हैं। ये जो सोना हम लेते हैं तो गवर्नमेंट ने भी कुछ पॉलिसीज़ बनाई है HUIV करके, और उस पर हॉलमार्क लगाते हैं, पर उसमें भी डुप्लीकेशन होता है। कैसा होता है, गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास कर रही है कि इसे कैसा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, बट वो ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ज्वेलर्स है, कस्टमर तक नहीं आता है, कि कस्टमर वो हॉलमार्क को पढ़ नहीं पाएगा। हम लोग ने रिसेंटली जो कोविड का टाइम था, वो टाइम पे हमने हमारे प्रोडक्ट्स, मैं स्टील इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हैं, हम स्टील प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें हम स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो SS316 है, 400 रुपया किलो है, और टेंटेटिवली बता रहा हूँ, और कुछ प्रोडक्ट्स है 202 के जो 200 रुपये किलो है। तो हमें बेचने में बहुत तकलीफ होता था, क्योंकि हम उसका जेन्युइनिटी प्रूव नहीं कर सकते थे। हम रेट देते थे तो कस्टमर बताता है महंगा है, दूसरा सस्ता है। तो हमने उस पर QR कोड का जो टेक्नोलॉजी, QR कोड अवेलेबल है, वो टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन किया और हमने वो प्रोडक्ट पे मारना स्टार्ट किया। जब वो QR कोड वो प्रोडक्ट पे लगता है, आप उसे स्कैन करते मोबाइल से, सभी लोग स्कैन कर सकते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट वो प्रोडक्ट पे आता है। वो प्रोडक्ट पे आने से आप कहाँ पे भी जाओ, मुंह से कोई कुछ भी बात करता है, मैं ये है मैं वो है, जब हम उसे बोलते लिख के दे तो वो नहीं करता है। तो सेम चीज़ हमने वो हमारे प्रोडक्ट पे इम्प्लीमेंट किया और हमें काफ़ी सक्सेस मिला। और आज मेरा UAE में भी बिजनेस है, यूरोप में भी है, तो वहाँ इंडियन प्रोडक्ट्स को जाना जाता है। लोग अभी बताते हैं कि नहीं इंडिया का माल है, हमें चाहिए। आज से 5-7 साल पहले जब मैं बाहर विदेशों में जाता था तो लोग कहते थे नहीं हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट चाहिए, इंडिया पे भरोसा नहीं है। तो ये जो भरोसा वाला जो चक्कर है, नहीं, इस पर ताली हो जानी चाहिए कि चाइना को स्टील हम बेच रहे हैं, सोना यूरोप को हमारा जा रहा है। तो यही तो बन रहा है कि बिल्डिंग न्यू इंडिया। साहब एक काम की बात नहीं बताई असगर साहब, आपने बताया असगर साहब कि आप स्टील में भी डील करते हैं, आप सोना भी बनाते हैं। अब जो युवा बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा है, तो प्रॉफिट कहाँ है सर ज्यादा, वो स्टील में जाए कि सोने में जाए? मैं सोना नहीं बनाता हूँ, मैंने अभी यही सेम प्रोडक्ट, जैसा मैंने पहले बताया कि हमने हमारे देश के लिए क्या किया, तो ये कॉन्सेप्ट पे मैंने थोड़ा काम किया और ये मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया जहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी है, सुपीरियर QR टेक्नोलॉजी, मेकिंग द इंडिया ट्रांसपेरेंट। ये हमारा स्लोगन है कि हमें ट्रांसपेरेंसी लाना है। आप कोई भी गोल्ड ऑर्नामेंट खरीदेंगे और ये सॉफ्टवेयर के थ्रू जब आप दुकानदार के पास जाएंगे और आप उसे मांगेंगे कि मुझे ये इस पे तू QR कोड लगा के दे, QR कोड आपने देखा रहेगा 7 mm का आता है या 10 mm का आता है, हमने उस पर थोड़ा काम करके उसको 2 mm का कर दिया है। ओसाका बैटरी का वादा, अब चले 120 किलोमीटर से ज्यादा। से 5 साल बाद देखेंगे बैक जाके, किसी ने भी स्कैन किया, बेचना है, जेन्युइनिटी मालूम पड़ेगा। और जो ट्रांसपेरेंसी बिटवीन अ ज्वेलर एंड कस्टमर, ये डेवलप हो जाएगा। ठीक है असगर साहब, खरा सोने की हम बात कर रहे हैं और इतनी खरी खरी शख्सियत मेरे सामने यहाँ पर मौजूद हैं, आपके पास फिर से लौटेंगे। नीलेश मुंद्रा जी, जब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टील की बात हो रही है, कॉपर वायर की भी बात हो रही है, लेकिन आगे का जो फ्यूचर प्लान है वो भी मैं समझूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कोविड के बारे में आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना काल से हम लोग गुजरे हैं और जितना मैंने आपको समझा है, जाना है, देखा है, आपने जितना काम इसमें किया है कोविड-19 के अंदर, क्या आपको लगता है कि कोविड-19 के बाद से अब हालात जब नॉर्मलसी पर आ गए हैं
तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब हम जो है कॉपर वायर हुआ या फिर जो आपकी जो इंडस्ट्री है एमएसएमई के साथ साथ हम क्या ये मानकर चले कि अब इसके अंदर जो है अपना पूरा जोर इसके ऊपर ध्यान लगा देंगे हम? जी सर, बिल्कुल। कोविड तो आया और चला गया। हम सब तो यही भगवान से निवेदन करेंगे कि अब वो नहीं आए तो ज़्यादा बेस्ट है। वायरस शुड गो अवे, इट शुडंट कम बैक एनीवेयर इन एशिया, एनीवेयर इन वर्ल्ड। सर, कॉपर कोटिंग वायर बनाते हैं, इट्स नॉट कॉपर वायर। हम एमएस वायर के ऊपर कॉपर कोटिंग करते हैं, इट्स नॉट एक्चुअल कॉपर। ये क्या होता है, वेल्डिंग्स, हैवी वेल्डिंग्स जहाँ होती है, BHELs हो गए, एयरपोर्ट्स बनते हैं, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती है, फ्लाईओवर्स होते हैं, वहाँ हमारा प्रोडक्ट यूज़ होता है। तो जितना कंस्ट्रक्शन होगा उतना हमारा मटेरियल बिकेगा। सो आई बिलीव इन पैन इंडिया। जितना कंस्ट्रक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनीवेयर कहीं पे भी होगा उतना हम खुश रहेंगे, हमारी इंडस्ट्री खुश रहेगी कि एटलीस्ट स्टिल बिक रहा है। तो कंस्ट्रक्शन शुड गो ऑन, इट शुडंट स्टॉप। सो दैट्स बेस्ट। और आज के यूथ इंडस्ट्री में आ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। जॉब्स को कम प्रेफर कर रहे हैं और खुद भले ही 10 लाख रुपया हो, मिनिमम 10 लाख से भी आदमी एक व्यापार चालू कर सकता है, भले वो ट्रेडिंग हो या वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है एमएसएमई की, उसमें उन्हें लोन्स इजीली मिल रहे हैं। तो इट्स वेरी गुड फॉर यूथ्स कि आप पढ़ाई लिखाई करो, इंजीनियर बनो, आप कॉमर्स फील्ड से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, लेकिन यू शुड डू बिजनेस। आपको कुछ भी करो, व्यापार जरूरी है, और आप गवर्नमेंट को सप्लाई करो, ट्रेडर्स को सप्लाई करो, बिजनेसमैन को करो। देयर आर वेरियस स्कोप्स। इतने व्यापार में सीमा है कि कोई अंत नहीं है। सो देयर आर एंडलेस स्कोप्स फॉर एवरीवन इन स्टिल। ये आपकी जो 10 लाख वाली स्कीम थी सर, ये सुनकर अगर कुछ युवा परेशान है कि 10 लाख कहाँ से लाएं, तो 200 रुपए की नौकरी असगर साहब करते थे। तो ये तो लाइव एग्जांपल बैठे हुए हैं आपके सामने कि अगर आपकी 200 रुपए मंथली की नौकरी भी है तो भी आप इतने बड़े व्यक्ति बन सकते हैं कि आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। असगर साहब जीता जाता उदाहरण है उसका। मैं संजीव सर आपके पास आ रहा हूँ। संजीव सर, चूंकि हम एजुकेशन के साथ साथ रियल एस्टेट में भी डील करते हैं, कोविड के बाद से अब क्या रियल एस्टेट पटरी पर लौट रहा है? धीरे धीरे लोग आने लगे हैं, क्योंकि हमने देखा ऑटोमोबाइल में लोग फिर भी इंटरेस्टेड है, गाड़ियों की वेटिंग चल रही है सर, कोई भी गाड़ी हाथ के हाथ नहीं मिल रही है। रियल एस्टेट का क्या हाल है? रियल इस्टेट भी सब बहुत अच्छे मोड पे आ चुका है। 2014 से रियल इस्टेट थोड़ा सा फेस खराब आ गया था। इन्वेंट्रीज बहुत बन गई थी मेट्रोज में, तो स्पेशली टीयर 2 सिटीज़ भोपाल, इंदौर में भी इन्वेंट्रीज थी, परंतु अब आते आते कोविड तक आते आते इन्वेंट्रीज थोड़ी सी कम होना शुरू हो गई थी। मैंने संजीव सर से कई बार युवाओं के लिए मैसेज पूछ लिया, असगर साहब से पूछा। आज मैं कहता हूं एक युवा होने के नाते आप युवाओं को क्या कहेंगे? कैसे आए वो बिजनेस में, कैसे हिम्मत करें, डेयरिंग कैसे करें? सर देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, एक छोटी सी कहावत है। तो मैं सभी यूथ्स ऑल ओवर इंडिया मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार नहीं भी सक्सेस हो, ऊपर वाला बैठा है, आपकी सही मेहनत रहेगी तो आप जरूर सफल होगे। तो प्रयास करते रहना चाहिए और ईमानदारी से व्यापार करो। ऊपर वाला बैठा है, आपको हर चीज़ मुकाम तक मिलेगी। बस एक ऊपर का गोल लेके अपने को बैठना है कि हमको इस गोल तक जाना है और इस गोल को अचीव करके फिर नेक्स्ट गोल को अचीव करना है। तो ये तो तजुर्बे का जो मंत्र था, मैंने कहा वो गुरु मंत्र है। अब वो आपकी उम्र के हैं नीलेश भाई, तो उन्होंने ब्रो मंत्र दिया, आजकल ये ट्रेंडिंग में है। तो इस ब्रो मंत्र को लेके आगे बढ़िए और कामयाब हो जाइए। बहुत धन्यवाद आपका संजीव सर, असगर साहब और नीलेश भाई, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप करते रहें प्रोग्राम।